कि पर्दे गिरते हैं तो नाटक में दृश्य बदल जाते हैं, कि पर्दे गिरते हैं तो नाटक में दृश्य बदल जाते हैं, और ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर लम्हे में किस्से बदल जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि भाई यहाँ ये जो जिंदगी है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि अगले पल क्या चीज होने वाली है इसका आपको आइडिया नहीं है, इसका आपको आइडिया नहीं है। तो यानी कि यदि आप अभी निराश मत होइए कि आपके भाई प्री बोर्ड में बड़े कम मार्क्स आए थे, या हो सकता है किसी भी स्कूल के एग्जाम में आपके कम मार्क्स आए हों, हो सकता है कि भाई बोर्ड एग्जाम अभी है, आपका मेन एम है बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए हम और आप साथ में मेहनत कर रहे हैं। सो वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। वी आर हियर विद आवर न्यू एपिसोड ऑफ धुरंधर बायो रिविजन सीरीज, और हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स यूनिट का ये पहला चैप्टर है। इससे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट हम कवर कर चुके हैं हमारे एक ही पूरे शॉर्ट में। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, कि हम यहाँ पे कौन सी चीज पढ़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या चीज पढ़ रहे हैं। सो वी विल डिस्कस अवर होल कंप्लीट चैप्टर एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ अवर प्री वाईक्यूज। हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हमारा कंप्लीट चैप्टर, और साथ ही पढ़ेंगे हम हमारे PYQs। सो जल्दी से मुझे एक थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हम जो है ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हेरिडिटी पढ़ने से पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई चैप्टर आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। उसको पढ़ने से पहले हम एक वर्ड जरूर पढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स पढ़ते हैं। Basically, what do you know about genetics? So, branch of science, branch of science that deals with the branch of science that deals with the study of inheritance and variation। अब आप सोच रहे होंगे कि यही दो नाम जो है वो हमने पहले भी पढ़े हैं, कि इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशंस होते क्या है। ये चीज हमने, हमारे चैप्टर भी हमको यही चीज बताता है कि भाई इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बात हो रही है। तो अब समझते हैं कि भाई इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये जो दो चिड़िया हैं हमारे जिंदगी में, वो क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इन चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया है कि भाई कोई चीज ऐसी है कि जो पास कर रही है, तो उस पासिंग चीज को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। आप में आपके पापा के कुछ लक्षण जरूर होंगे, जैसे होता है ना कि जो है बोला जाता है कि फलाने का लड़का जो है वो अपने पिताजी के ऊपर गया, या फलाने की बेटियां जो है अपने माता जी पे गई है, तो वो क्यों जा रही है भाई? ऐसा क्या रीजन है? सो यानी कि वहां पे क्या चीज हो रही है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स पास होके कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब फिर बात करते हैं, दूसरा जो वर्ड दिया है वेरिएशन। क्या दिया है? वेरिएशन दिया है। बात करते हैं कि ये वेरिएशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन को बेसिकली बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस इन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, क्या आप अपने माता पिता की हूबहू कॉपी हैं? ऐसा तो है नहीं। वो सब मूवीज और टीवी सीरियल में होता है कि जो है अमरेंद्र बाहुबली का जो बेटा है वो बिल्कुल डिट्टो अपने पिताजी की तरह दिख रहा है, बिल्कुल फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी मशीन रख करके बेटा निकाल दिया। ऐसी चीज तो हो नहीं रही है। तो यानी कि आप में कुछ ना कुछ वरीयता है अपने माता पिता से, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन देयर इज सम डिग्री ऑफ वेरिएशन, यानी देयर इज सम, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, देयर प्रेजेंट सम डिफरेंस, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। दैट डिग्री यूज्ड टू डिफाइन एज द डिफरेंस इन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। ठीक, तो ये बात कर ली हमने हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में।
अब बात करते हैं कि भाई ये हेरिडिटी होता क्या है। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन द फॉलोइंग जनरेशन, मतलब अनदर जनरेशन या फिर फॉलोइंग जनरेशन की बात की जा रही है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द पार्ट, कहाँ ये चीज ध्यान रखना, कौन सी चीज हो रही है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ट्रेड्स या कैरेक्टर, ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है। Reproduce the characters of the parents. The resemblance between individual related by descent, then variation in heredity was observed in sexually processed offspring, but not in asexual produced clones unless mutation occurs. समझते हैं, बात हो रही है यहाँ पे वेरिएशन का। एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर हमने पढ़ लिया कि वेरिएशन जो है, इट वेरिएशन का एक कैरेक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या कि ओनली appears in only appears in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वेरिएशन जो होगा वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर नहीं होगा, मतलब ए सेक्सुअल में नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ में। सो आगे बढ़ते हैं, तो वेरिएशन की बात हो गई, प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इट इज ड्यू टू वेरिएशन दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रेडली डिस्टिंग्विश टू फ्रॉम अनदर। यही एक रीजन है कि हर एक इंडिविजुअल कैसा, हर एक इंडिविजुअल कैसा दिखता है, यूनिक दिखता है और डिफरेंट दिखता है। Heredity and variation which go side by side on the basis of evolution. The branch of biology that deals with the facts and laws of heredity and inheritance variation is known as genetics. The term given by William Bateson. Bateson ने दिया था 1906 में। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था 1906 में। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। भाई जेनेटिक्स के जनक कौन है? बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो कि जीजे मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक है। जीजे मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। बेसिकली ये एक जीजे मेंडल जी की तस्वीर है, ठीक है, आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूं। जॉर्जर जॉन मेंडल नाम था इनका, ठीक है। और बेसिकली ये क्या थे, ये एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। और दूसरी चीज ये एक क्या थे, मॉन्क थे, ठीक। तो बेसिकली मैथमेटिशियन होने के साथ इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, और ऐसा कदम रखा कि भाई इनको पूरी एक साइंस की ब्रांच को ही हम मेंडल साहब के नाम से जानते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और और जेनेटिक्स के फादर हम किसको बोलते हैं? मेंडल साहब को बोलते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जेनेटिक्स के अंदर, इन्होंने ऐसी कौन सी चीज की, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर का, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जीजे मेंडल, ठीक है, या कह सकते हैं व्हाई जीजे मेंडल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। तो वो आप इसके बारे में, इनके बारे में बता सकते हैं। इन्होंने क्या किया, आपने हाई स्कूल में भी ये चीज पढ़ी होगी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, दैट इज योर गार्डन पी। किसके ऊपर रिसर्च किया था? गार्डन पी के ऊपर रिसर्च किया था। और गार्डन पी को साइंटिफिक नेम दिया जाता है पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। कितने सालों तक काम किया था? 7 ईयर्स तक काम किया था, 1856 से 1863 तक, इन हर मोनेस्ट्री गार्डन, अपने होम गार्डन में किया था। और इस रिसर्च से, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 34 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। अब एक चीज क्वेश्चन ये आ सकता है 3 नंबर में, वाई पी, इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, टमाटर को क्यों नहीं चुना, आलू को क्यों नहीं चुना, बैगन को क्यों नहीं चुना? सो उसका रीजन है ये कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। 5 रीजंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आप उसके लिए 5 रीजंस यहाँ पे दे सकते हैं या बता सकते हैं। So peas were available in many pure breeding varieties with observable alternative forms of a trait and characteristics. पी की एक तो बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल सकती हैं, इजीली ब्रीड करता है। और पी एक ऐसा फ्लावर है कि पी का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल इन द सेंस, यानी कि उसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इन लास्ट लेक्चर हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, तो हमने उसमें ये चीज पढ़ी थी पॉलिनेशन में, कि सेल्फ पॉलिनेशन भी एक चीज होती है, और कौन सी चीज होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी एक चीज होती है। तो अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यानी कि उसमें चांसेस किसके ज्यादा है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है। एंड सच द पॉसिबिलिटी टू इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइड जेनेटिकल इन्फ्लुएंस वाज एलिमिनेटेड, मतलब कि
सेल पॉलिनेशन होगा तो कोई अन्य प्रजाति का फूल, अन्य प्रजाति का पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता। ठीक, आगे बात समझ में। हाइब्रिड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर टू वेराइटीज वर परफेक्टली फर्टाइल। जब दो वेराइटीज को आपस में क्रॉस कराया गया तो जो न्यू हाइब्रिड बनी, न्यू प्रोजेनी मिला, वो भी कैसा था? प्रॉपर और परफेक्टली फर्टाइल था, मतलब इट हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस फर्दर। ठीक है, देन pea plant produce new generation in reasonable short time and produces numerous seed। शॉर्ट टाइम के लिए इसका पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम मतलब कि बहुत कम समय में हमको रिजल्ट मिल सकता है, देखने में हमको न्यू प्रोजेनी फॉर्म होती दिख जाती हैं। और न्यूमरस सीड्स मतलब कि एक दो सीड नहीं बनती हैं, काफी सारी सीड्स बनती हैं। ठीक है, सो इसलिए मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट को चूज किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे, दिए गए हैं आपके पास 7 कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रेसेसिव ट्रेट। मेंडल ने पाइसम सटाइवम के मेंडल ने पाइसम सटाइवम के 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की थी? 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, जिसमें 14 ट्रेड्स देखने को मिले थे। कितने ट्रेड्स देखने को मिले थे? 14 ट्रेड्स देखने को मिले थे। सपोज दैट, पहले तो यही समझ लेते हैं कि भाई कैरेक्टर और ट्रेड क्या होता है। तो अब जैसे आंखों का कलर है, ठीक है, कैरेक्टर हो गया जैसे आई कलर। तो भाई किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन होता है, किसी की आंखों का कलर ग्रीन होता है। तो कैरेक्टर हो गया आई कलर, कैरेक्टर क्या हो गया? आई कलर। लेकिन ट्रेट क्या हुआ? ट्रेट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया आई कलर और ट्रेट हो गया ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन। ठीक, ये क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। ये क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। ठीक उसी तरह से जब मटर के बारे में बात की गई तो सीड शेप वगैरह क्या हो गए? ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। ये 7 कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कैरेक्टर्स। और ये आपके कितने ट्रेट्स हैं? 14 ट्रेट्स हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या चीज देखी कि जब सीड शेप की बात की तो कुछ सीड का शेप कैसा था? राउंड था, और कुछ का कैसा था? रिंकल्ड था। कुछ सीड कलर्स कैसे थे? येलो थे, येलो कलर के थे, और कुछ कैसे थे? ग्रीन थे। फ्लावर कलर कुछ वॉयलेट थे और कुछ वाइट थे। पॉड का शेप, जो ये पॉड होता है, मटर जब छीलते हो तो ये जो पॉड होता है, पॉड का शेप किसी का फुल था, किसी का कैसा था? कंस्ट्रिक्टेड था। पॉड का कलर किसी का ग्रीन था तो किसी का येलो था। फ्लावर की पोजीशन किसी के एक्सिस पे, मतलब एक्सियल लोकेशंस पे फ्लावर्स थे, ठीक है, मतलब किनारे किनारे पे, तो किसी के टर्मिनल टिप पे थे। फिर स्टेम हाइट की बात की, किसी का टॉल था तो किसी का ड्वार्फ था। ठीक है, ये बेसिकली 7 कैरेक्टर्स थे। यहीं पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट जो होगा, इट सप्रेस द इट सप्रेस द अदर कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है? किसी दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ठीक है, क्या करता है? दबा देता है। और रेसेसिव जो होता है, रेसेसिव क्या करता है? इट 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 may be suppressed by other, it may be suppressed by other character। ये क्या होगा? किसी दूसरे कैरेक्टर से दबा दिया जाएगा, suppressed by other। मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर वो होगा जो एक्सप्रेस होकर के सामने आएगा, और रिसेसिव वो होगा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बात करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस को पहले यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर किया जाता था। क्या किया जाता था? यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर किया जाता था, वो जिसको कभी झुटलाया ना जा सके। लेकिन अब आज के समय में इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि आप समझ लो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को छुपाने वाला है। इसमें यूज किया गया एक कैरेक्टर, दैट इज
कैरेक्टर क्या यूज कर रहे हैं इसमें? कैरेक्टर है स्टेम हाइट। क्या है? स्टेम हाइट। और ट्रेड्स क्या है? दो ट्रेड्स थे, टॉल और दूसरा ड्वार्फ। क्या था? ड्वार्फ था। टॉल था और दूसरा क्या था? ड्वार्फ था। ठीक है, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज और यहीं पे बता दें कि ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस का मतलब है, होमोजाइगस का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम सेम के हैं। आप देख सकते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या चीज दिख रही है। हेट्रोजाइगस भी बताएंगे क्या होता है, लेकिन होमोजाइगस अभी क्या है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि होमोजाइगस क्या है, जो सेम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। अब क्या होगा? इसके गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो एक एक गैमीट चला जाएगा, एक एक गैमीट पहुंच गया। अब होगा इनका क्रॉसिंग ओवर, इनमें क्या हो जाएगा? क्रॉस कराया जाएगा। ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिजल्ट में हमको मिले ये, जो कि देखने में कैसे थे? देखने में ये कैसे थे? टॉल थे। ये कैसे थे देखने में? टॉल थे। लेकिन इसमें जीन्स किसके प्रेजेंट थे? ड्वार्फ वाले के भी जीन्स प्रेजेंट थे। लेकिन अब आप ये दिमाग लगाइए कि डोमिनेंट वाले कैरेक्टर ने रेसेसिव वाले कैरेक्टर को क्या कर दिया? छुपा दिया। मतलब टॉल कैरेक्टर ने ड्वार्फ कैरेक्टर को छुपा दिया, यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। और ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। ठीक, ये डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया? रेसेसिव। और ये जो हमको रिजल्ट मिला है ये कैसा बन गया? हेट्रोजाइगस बन गया। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट। ठीक है, हेट्रोजाइगस बन गया। और ये हमको क्या मिला? F1 जनरेशन मिल गई। क्या मिल गई? F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियल वन। ठीक है, फीलियल वन। फीलियल का मतलब होता है प्रोजेनी। क्या होता है? प्रोजेनी होता है। आगे बात समझ में? ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि व्हेन देयर विल बी अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ homozygous plant, the result will be that the dominant character will suppress the other recessive character, और ये कह सकते हैं dominant character will always expressed। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अब इसको क्यों नहीं कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ? ये चीज क्यों नहीं कहा जाती है, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है। ये जरूर है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। ये क्या है? ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। आइए अभी समझते हैं कि क्यों है। बात जब कर रहे हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। ठीक, क्या होता है? सेपरेशन होता है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया, अब आप यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए। ये देखिए, यहां तक क्या किया जा रहा है? यहां तक किया जा रहा है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या किया जा रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, टॉल था, प्योर ड्रॉफ था। जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमको मिला टॉल और ड्रॉफ। ठीक है, यानी हाइब्रिड हमको कैसी मिली? टॉल मिली। अब देखिए, अब क्या होने जा रहा है कि क्या हो गया? अब हमने क्या किया? इन्हीं की सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस करा दिया गया। ठीक है, ये हमको एज अ रिजल्ट मिला था। ठीक है, F1 जनरेशन का हमने इसी की सेल्फिंग करा दी। तो सेल्फिंग कराने के लिए हम यूज करते हैं हमारा पनेट स्क्वायर। क्या यूज करते हैं? पनेट स्क्वायर यूज करते हैं। ये जो आप स्क्वायर जैसा देख रहे हैं इसको बोला जाता है पनेट स्क्वायर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे आरसी पनेट। क्या नाम था? आरसी पनेट। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, आरसी पनेट ने, इसलिए उनके नाम से पड़ गया पनेट स्क्वायर। ठीक, तो चलिए अब इसको देखते हैं पनेट स्क्वायर के माध्यम से बना करके। जब हमने इसका सेल्फ क्रॉस कराया
चलिए देखते हैं, ये बने टी टी, ये क्या बन गए, सॉरी इधर, ये क्या बन गए, टी और टी। अब ये बन गए टी टी, ये बन गए दोनों टी। अब आपको देखने में रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एक टॉल मिल रहा है, ठीक है, बोलो हाँ, एक टॉल मिल रहा है, एक और टॉल मिल गया, एक और टॉल मिल गया, लेकिन एक आपको ड्रॉप भी मिल गया, ठीक है, यानी कि 1 ये, 2 ये, 3 ये। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि इसका क्या चीज होने वाली है, इसको देखने में हमको क्या दिख रहा है, जब हमने इसको देखा तो हमको देखने को इसमें मिला कि 1 2 3 टॉल मिले, ठीक है, वी कैन राइट इट हियर, 3 हमको मिल गए टॉल और एक हमको मिला ड्रॉप, क्या मिला, ड्रॉप मिला, एक हमको कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ मिल रहा है। सो यहीं पर हम बात करते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप होते हैं फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी चीज का फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, आंखों से देखने पे क्या चीज दिखी कि भाई 3 टॉल मिल रहे हैं और एक क्या मिल रहा है, ड्राफ मिल रहा है। तो वी कैन से दैट द फिनोटिपिक रेशियो शुड बी 3:1। ठीक भाई, 3 टॉल है और एक कैसा है, ड्राफ है। फिर बात आई जीनोटाइप की। जीनोटाइप यानी कि वो जो आपके न्यू प्रोजेनी बनी है वो, उसके जीन्स कैसे हैं, यानी कि जीन्स बेस्ड होते हैं, ठीक, जीन्स बेस्ड थे। तो जीन्स बेस्ड में आप क्या देख रहे हैं कि एक के पास तो पूरे टॉल जीन्स थे, कैसे थे, टॉल के जीन्स थे, दूसरे के पास टॉल ड्राफ्ट दोनों के जीन्स थे, तीसरे के पास भी टॉल और ड्राफ्ट दोनों के थे, लेकिन लास्ट वाले के ड्राफ्ट के जीन्स थे। तो अब हम इसका जो जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1:2:1, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब हम F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराएंगे, वेन एवर वी डू द सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, in the result we will found 4 species, or sorry, 4 hybrids or 4 progeny. 3 will be tall in phenotypes and 1 will be dwarf, but in genotype they separated and form 1:2:1. This shows the gamete separation, this shows the gamete separation, and this is the universal truth। यानी कि जो कैरेक्टर पहले छुप गया था, ड्राफ्ट कैरेक्टर F1 जनरेशन में पूरी तरह से छुप गया था, F2 जनरेशन में वो भी निकल के सामने आ गया। ड्राफ्ट कैरेक्टर छुप गया था, F2 जनरेशन में हमें वो भी निकल के सामने दिख गया। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट वाला नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। यहां पर हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, वो है ये कि वो क्या है, वो ये है कि 2 टाइप के क्रॉस होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम, ओहो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। बट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हम मोर देन 1 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, मोर देन 1 कैरेक्टर, एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं एक समय में, एट अ टाइम। एक समय पर एक कैरेक्टर की स्टडी कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या मतलब कहलाता है, एक समय पर एक से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी करना किसी क्रॉस में, वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम पढ़ते हैं हमारे मेंडल के जो पहले 2 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
और फिर इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बेसिकली क्या चीज दिखा दी, ये तो पढ़ लिया, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बात की, ये कैस किस क्रॉस के लिए किया गया? ये किया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से। अभी तक हम क्या एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, वो क्या था? टॉल प्लांट था। अब हमने यहाँ पे लिए दो कैरेक्टर। ठीक है, वो क्या थे? हमने लिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स। कैरेक्टर था कैरेक्टर था सीड शेप। ठीक है, कैरेक्टर क्या था? सीड शेप था। और दूसरा कैरेक्टर क्या था? सीड कलर। क्या था? सीड कलर। तो ट्रेड्स ऑब्वियसली कितने हो गए? चार हो गए। तो पहला ट्रेड मतलब सीड शेप, या तो वो राउंड होगा, या तो फिर क्या होगा? रिंकल्ड। और सीड कलर में बात कर ली तो क्या हो जाएगा? या तो वो येलो होगा, या तो वो क्या होगा? ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन होगा। राउंड के लिए यूज किया गया आर। ठीक है, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। वाई के लिए यूज किया गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये थे आपके कैरेक्टर्स के सिंबल। अब इन्होंने यहाँ पे क्या चीज ली? इन्होंने लिए प्योर आर ले लिया। ठीक है, क्या लिया? प्योर आर एंड प्योर मतलब वैरायटी राउंड एंड येलो लिया एक तरफ, और एक तरफ क्या लिया? रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया। क्या लिया? मतलब एक तरफ आपके डोमिनेंट्स ले लिए और दूसरी तरफ क्या ले लिए? रेसेसिव ले लिए। ठीक। तो अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। कहानी ऐसे शुरू होगी कि अब हम क्या करेंगे? इसके साथ हम पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया गया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह से समझा लिया, हम थोड़े दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिया आर आर वाई वाई, और यहाँ पे क्या लिया? आर आर वाई वाई। ठीक। तो अब क्या चीज निकल करके सामने आएगी? इनके सबके गैमीट्स जाएंगे। ठीक, तो ये बनेगा आर वाई, और यहाँ क्या बनेगा? आर वाई। ठीक है, आर वाई निकल करके सामने आ गया हमारे पास। ठीक, तो ये आपस में क्या बन गए? आर आर वाई वाई। ठीक, ये क्या बन गया? ऑल येलो राउंड सीड। ठीक है, ऑल येलो राउंड सीड्स बन गए हमारे किसमें? F1 जनरेशन में। अब क्या होगा? अब बनेंगे F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली अभी बात की थी, F2 जनरेशन में जाने के लिए हम इनका ही सेल्फ क्रॉस करा देंगे, सेल्फ क्रॉस। ठीक है, क्या करा देंगे? सेल्फ क्रॉस करा देंगे। चलिए एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें और देखते हैं क्या बनेगा। ठीक, सेल्फ क्रॉस करा दिया तो हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में एक इस तो उधर से उठा लीजिए। हम्म, तो रिजल्ट के फॉर्म में हम बता दे रहे हैं आपको पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। आर वाई। ठीक, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हम इधर भी बना लेते हैं। ये क्या है? चेकर बोर्ड है। ये क्या है? इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, ये बन गया हमारा चेकर बोर्ड। चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या चीज बनेगी। यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे? आर आर वाई वाई। इधर बना बना करके देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे थे वैसे ही करना है, कोई इसमें ज्यादा साइंस नहीं है। ठीक, तो कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। फिर इधर आ जाइए, आर आर वाई वाई। फिर इधर। ओके,
हम्म 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 हम्म। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर आर वाई वाई, फिर इधर आइए, आर आर वाई वाई, फिर इधर भी आर आर वाई वाई, नेक्स्ट आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, फिर इधर आर आर वाई वाई, देन आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ठीक, ऑब्वियसली हमने अभी बात की थी राउंड एंड येलो की, तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि ये एक ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एक ट्राइंगल बना रहा है। फिर दूसरी चीज, ये एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा है। तीसरी चीज, ये सिंगल है। और चौथी चीज ये कि ये एक एक के अंतराल में है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लो, 9:3:3:1। ठीक है, जब अगर बात करें 9 कैसे है, तो 9 आपके ये कैसे बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आपके हैं प्योर राउंड एंड येलो। प्योर नहीं बोलेंगे, राउंड एंड येलो बोलेंगे। कैसे हैं? राउंड एंड येलो। यानी कि इसका क्राइटेरिया है एक आर कैपिटल हो और एक वाई कैपिटल हो। ठीक है, फिर इधर बात पहले चलो जो बीच बीच में छूट गए हैं उनके बारे में बात कर लो। तो ये कैसा है? रिंकल्ड एंड येलो। कैसा है? रिंकल्ड एंड येलो। यानी कि आर स्मॉल और वाई कैपिटल हो। देखो, आर स्मॉल वाई कैपिटल, आर स्मॉल वाई कैपिटल। फिर ये जो तीन बचे, इसमें क्या चीज होनी चाहिए? इसमें होना चाहिए राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन मतलब आर कैपिटल हो, ठीक है, और वाई कैसा हो? स्मॉल हो। राउंड एंड ग्रीन। और फिर ये जो लास्ट वाला बच गया, ये होगा आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या होगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या होगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यही चीज हमारी इस वाली स्लाइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया? 9:3:3:1। आ गई बात समझ में? तो चलिए, ये हमने ये भी चीज कंप्लीट कर ली। ठीक, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हुई है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस व्हेन टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड व्हिच डिफर constantly in one character, such cross is known as monohybrid cross। एक क्रॉस में डिफर कर रहा है और हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस when a cross involves two pairs of contrasting characters such as height of the plant and color of the flowers or shape of seeds and their color, then spontaneously is called as dihybrid cross। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आते हैं यहाँ पर। बैक क्रॉस ऑब्वियसली क्या होता है? टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ही है। ठीक है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस व्हेन F1 जनरेशन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड। देख लो इधर आकर के, सपोज दैट, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, रुको। ये था F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या था? F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से होता है, किससे होता है? डोमिनेंट से होता है। जब पेरेंटल क्रॉस हो जाए, कैसा क्रॉस हो जाए? पेरेंटल क्रॉस हो जाए, मतलब कि प्रोजनी का क्रॉस उसके पेरेंट्स से कराया जाए, प्रोजनी का क्रॉस उसके पेरेंट्स से कराया जाए, तो उसमें दो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। जब हम उसको क्रॉस उसका क्रॉस करा रहे हैं डोमिनेंट से, तो ये हो गया हमारा आउट क्रॉस। क्या हो गया? आउट क्रॉस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम
F1 का क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट से, किससे करा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं, तो ये हो जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाता है, टेस्ट क्रॉस हो जाता है। आइए रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो एक तरफ है हमारे पास आर आर, अब यहाँ से एक ही गैमीट निकलेगा तो आर बनेगा, आर आर बना और आर आर बना, ये हो गया हमारा, कैसा हो गया, ये तो हो गया हमारा राउंड, ये क्या हो गया राउंड, और ये क्या हो गया रिंकल्ड। ये है आपका टेस्ट क्रॉस। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेंडल का, क्यों ये पूरे मेंडल के नियम जो थे वो सक्सेसफुल हुए। ये देखिए, ये 7 एक समरी ले ली। ये सारी डेफिनेशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन फैक्टर और पेयर ऑफ डोमिनेट्स दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन नोन एज डोमिनेंस व्हाइल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर इज नोन एज रेसेसिव। एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द एलेलिक पेयर सेपरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। And independent assortment, when two pairs of trait are combined in a hybrid segregation of one pair characteristics in independent of other pair of characters। आगे बात समझ में, क्यों सक्सेसफुल हुआ, his choice of pea plant for his breeding experiments was excellent। ही केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉस, सारे क्रॉस उसने मैथमेटिकल और स्टैटिकल सारी चीजें रखी। ही टुक 1 or 2 ट्रेड्स एट वन टाइम इन हिज एक्सपेरिमेंट। हिज प्रेडिसेसर्स यूजुअली स्टडीड मेनी ट्रेड्स साइमल्टेनियसली दैट कॉज कंफ्यूजन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक टाइम पर 2 ही ट्रेड्स, 1 या 2 ट्रेड्स को यूज करके चले, 3 4 10 12 नहीं ले। उनसे जो पहले जितने भी थे वो सब क्या गलती कर रहे थे, वो कई सारे ट्रेड्स की स्टडी कर रहे थे, इसलिए उनमें कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज व्हिच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी डाटा दैट ही कलेक्टेड। ये सब चीज आगे आप देख लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, उसका जीता जाता उदाहरण है इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस जो है वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के। क्या है, एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस लॉ। क्या है, मेंडल के नियम के, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। फिगर से ही समझते हैं इसको। एक प्लांट लिया गया 4 o'clock प्लांट, क्या लिया गया, 4 o'clock प्लांट लिया गया। 4 o'clock, इसको बोला जाता है मिराबिलिस जनापा, साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जनापा। ठीक है, 4 o'clock प्लांट था, या फिर ये चीज, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा है स्नेप ड्रैगन प्लांट, स्नेप ड्रैगन, उसमें ये चीज देखने को मिलती है। क्या चीज देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए समझते हैं क्या चीज देखने को मिली। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या चीज निकल करके सामने आएगी, दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए भैया। क्या हो गए, मिक्स हो गए। देखो, रेड फ्लावर लिया, प्योर रेड था, और क्या था, कैसा था, प्योर व्हाइट फ्लावर था। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो हमको मिले सारे पौधे कैसे मिल रहे हैं, पिंक मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, पिंक मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, पिंक मिल रहे हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गए कैरेक्टर्स, क्या हो गए, मिक्स हो गए। ना तो कोई डोमिनेंट बचा और ना ही कोई रेसेसिव बचा। ठीक है, फिर अब क्या किया गया, जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आ गई। हमको एक रेड मिला। अब देखना, उस टाइम पे क्या चीज हो रही थी, जब हमने टॉल और ड्राफ्ट का क्रॉस क्रॉस कराया था तो उस टाइम पे कौन सी चीज हो रही थी कि भाई जीन्स हमको कैसे मिल रहे थे, ड्राफ्ट के भी मिल रहे थे, लेकिन हम उसको कैसा अपीयर कर रहे थे, उसको अपीयर कर रहे थे एज अ टॉल। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पे हमको कैसे मिले, पिंक मिल गए। यहाँ पे कैसे मिल गए, पिंक मिल गए और एक ड्राफ्ट मिल गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हो गई, डोमिनेंस का लॉ ही खत्म हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोडोमिनेंस की बात कर लें तो कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस बोथ एलिलिक जीन्स ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेसिव। ठीक है, यहाँ ये भी एक क्या है, एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शन टू
लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है। डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एबल टू सप्रेस द रेसेसिव कैरेक्टर, मतलब दोनों ही कैरेक्टर मिले हमको, इसमें ये चीज नहीं मिली कि दोनों का मिक्सर मिला या दोनों को मतलब एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को छुपा लिया, यहाँ पे हमको दोनों ही कैरेक्टर्स निकल करके कोई नई कैरेक्टर दिखाते थे। ठीक है, तो चलिए, जैसे द बोथ कैरेक्टर्स अपीयर साइड बाय साइड इन F1 जनरेशन, फॉर एग्जांपल इफ अ कैटल इन ब्लैक कोट is crossed with a cattle in white coat, the F1 generation possesses neither black or white but have roan color, मतलब एक कोई नया ही कलर निकल करके सामने आ गया। ठीक है, with patches, मतलब पैचेस मिले उनको। ठीक है, मतलब दोनों की चीजें उन पर दिखाई देने लग गई। ठीक है, हमारे पास हमको क्या पढ़ना है, एबीओ एग्जाम्पल एंड ऑटोसोमल कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप इन ह्यूमंस इज वेल नोन फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल कोडोमिनेंस। यानी कि यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली, कोडोमिनेंस में क्या लिया गया, एक था हमारे पास आई, आई नहीं मतलब ये लिखने का तरीका होता है ब्लड ग्रुप को। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप था हमारे पास ए और दूसरा था हमारे पास बी। जब हमने इनका क्रॉस कराया, ठीक है, ये आई का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। तो जब इसका क्रॉस कराया तो निकल करके सामने क्या चीज आ गई, बना लेते हैं एक बार। ठीक उसी तरह से सारी चीजें हम बना बना करके करने वाले हैं। आई ए, आई ए और ये स्मॉल आई यानी कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। आई बी और आई, इसको भी ऐसे ही रखो। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिला आई ए आई बी, ये देखिए दोनों ही मिक्स होकर के हमारे पास सामने निकल करके आ गए। ठीक है, और फिर आई ए, स्मॉल आई लगाते, चलो जीरो लगा दिया इसको, पर ये भी, इसको भी वही बोलते हैं। ठीक है, आई ए आई ओ और ये आई ओ आई ओ। ठीक है, यानी कि अगर हमने क्या किया, ए और बी का कंबाइन कराया तो हमको एक नया ब्लड ग्रुप निकल करके सामने आया जिसमें दोनों ही एंटीजन थे, और हमने उसको बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोल दिया, ए बी ब्लड ग्रुप बोल दिया। क्या बोल दिया, ए बी ब्लड ग्रुप बोल दिया। ये जो चीज आपको अभी बताई है, इसको ध्यान से अभी याद रखेंगे क्योंकि हमें इसका भी अभी काम है। ठीक है, हमें अभी इसका भी काम है, इसको अभी ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अभी जो मैंने आपको जो आईओ वाली चीज बताई तो उसका मतलब ही था मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म में हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, मतलब एक ओ चीज जो आगे निकल करके उसको समझते हैं क्या चीज होगी। ठीक, वो कैसे होगा, हमारे पास ब्लड ग्रुप है, कैसे बन रहे हैं अभी समझते हैं, देखिए। समझिएगा क्या चीज हो रही, कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये जीनोटाइप्स बन रहे हैं। ये कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं, 6 जीनोटाइप बन रहे हैं। यानी कि एलिलिज्म इसमें कितने आ गए, 6 एलिलिज्म है। कितने हैं, 6 एलिलिज्म है। लेकिन कैरेक्टर्स क्या बन रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप क्या बन जाएंगे, 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे। कौन सा, जैसे ये ब्लड ग्रुप हो गया ए, ये ब्लड ग्रुप हो गया बी, ये ब्लड ग्रुप भी हम ए कहेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें शो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ए ने ओ वाले को छुपा लिया। इधर हो जाएगा बी, सेम इसी तरह से, फिर ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा ए बी। बात करें एंटीजन की तो इसमें ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, चलो एक बार नहीं पढ़ा तो फिर से रिवाइज कर लो। इधर एंटीजन ए होगा, इधर एंटीबॉडी बी होगी, इधर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, इधर एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, ऑब्वियसली इधर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। इधर कोई एंटीजन नहीं होगा, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। इधर क्या होगा, ए भी एंटीजन होगा, बी भी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। आगे बात समझ में, चलिए।
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट में और मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, दैट इज पिलियोट्रॉपी। मतलब कि अभी तक ये भी क्या है, मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है। भाई मेंडल ने कहा कि एक कैरेक्टर को एक ही एलील दिखाएगा, क्या करेगा, एक कैरेक्टर को एक ही जीन लेकर के चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट आ गया कि ट्विस्ट क्या आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि एक जीन जो था वो किसी एक कैरेक्टर से नहीं बल्कि किसी दो कैरेक्टर से, या कह सकते हो द एबिलिटी ऑफ जीन टू इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब एक जीन जो था वो दो कैरेक्टर्स को लेकर के चल रहा था, मतलब दो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए हम उसको बोलते थे पिलियोट्रॉपी। क्या बोल रहे थे, पिलियोट्रॉपी बोल रहे थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया है, फिनल केटोयूरिया। क्या दिया गया है, फिनल केटोयूरिया, PKU। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। दैट यहां से पढ़ते हैं, दिस एबिलिटी ऑफ जीन टू इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज नोन एज, मतलब सिंगल जीन एक्सप्रेसेस मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज पिलियोट्रॉपी। ठीक है, क्या हो रहा है, पिलियोट्रॉपी हो रहा है। हमारे पास फेनाइलकेटोयूरिया को पढ़ना है, तो द बेसिस ऑफ पिलियोट्रॉपी इन इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिसीज phenylketonuria in human beings. It is due to mutation of gene that codes for enzyme phenylalanine hydrolase. This results in phenotype expression characterized by mental retardation and reduction in hair. ठीक है, एंड स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फिनल कैटोयूरिया। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास ये सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया यानी ये हमारी नॉर्मल आरबीसीज हैं और ये सिकल सेल की आरबीसी हैं। इसका ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको दिया था सटन एंड बावरी ने। बावरी बाघा एंड बावरी वाली बावरी नहीं है, बावरी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कुछ भी प्रोनाउंशिएट करते रहना अपने हिसाब से। तो इसमें पता चला हमें दैट क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर लाइक द एलील ऑफ अ मेंडेलियन फैक्टर नॉट नोन एज जीन। अब एक चीज ये समझ लेना, मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड का प्रयोग नहीं किया था। मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड का प्रयोग किया ही नहीं था। मेंडल हमेशा से यही कह रहे थे कि कोई चीज होती है, कोई चीज होती है, कोई चीज होती है। लेकिन जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था जोहानसन ने। किसने किया था, जोहानसन ने। क्या किया था, जीन। मेंडल ने कभी भी जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था कि जीन ट्रांसफर होते हैं। मेंडल हमेशा उसको फैक्टर 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 या कोई चीज 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 कर रहे थे। ठीक है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस लाइक द पेयर ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलील्स। मेंडेलियन फैक्टर सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेलेंडियन नहीं, मेंडेलियन फैक्टर जो हो रहा है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाएगा। मतलब क्या चीज हो रही, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो भी क्या करेंगे, मियोसिस के टाइम पे सेपरेट होते हैं। मियोसिस और माइटोसिस आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, different chromosome orient and separate independently during meiosis like Mendel factor. The paired condition of both chromosome and Mendelian factor is restored during fertilization के टाइम पे सारे Mendelian factor जो पहले सेपरेट हो चुके थे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। बोथ Mendelian factor and chromosomes maintain their individual form generation to generation। आगे बात समझ में, बेसिकली ये है आपके, हमने जो सटन बाउरी के बारे में बात कर रहे थे, ये तो क्रोमोसोमल थ्योरी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक इसलिए बोला जाता है कि अभी तक जो मेंडल साहब ने किया उसको इन्होंने विद प्रूफ एंड विद एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सबके सामने, दुनिया के सामने रखा। किस पे किया था इन्होंने, फ्रूट फ्लाई पे किया था। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है डोर्सोफिलिया, डोर्सोफिलिया मेलेंजेस्टर। क्या होता है, डोर्सोफिलिया मेलेंजेस्टर होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर, चास्मेटा, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, लिंक्ड जीन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। एक बार हम इसको देख लेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं अभी जो हमें मेन इंपॉर्टेंट, जो एज अ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि भाई 44, अब आपको मैंने बताया था कि ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम कितने होंगे, 44, और सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे,
टू, मेल्स में एक्स वाई, फीमेल्स में एक्स एक्स। फादर में स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, गैमीट्स बिखरे तो यानी 22x और 22y। ठीक है, मदर में हुआ तो oogenesis हुई तो 22x गया केवल। ठीक है, जब x का क्रॉस x के साथ हो जाएगा तो बनेगी फीमेल चाइल्ड यानी डॉटर, और जब x y का क्रॉस x के साथ इधर हो जाएगा तो क्या बनेगी, मेल चाइल्ड। क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। ये है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये भाई साहब है हमारे जी थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था, जो फ्रूट्स के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम था डोर्सोफिलिया। क्यों किया था, जैसे हमने उसमें पढ़ा वाईपी, वैसे हम इसमें भी बता दें कि क्यों ये फ्रूट फ्लाई लिया। तो उसका पहला रीजन ये है कि इजीली, क्या है, इजीली आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल। मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती हैं। दूसरा रीजन ये है, लेस कैरेक्टर्स, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे। ठीक है, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसका यूज किया। यहीं पर हमको देखने को मिला था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या देखने को मिला था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड में उसको लेकर के नहीं आया हूं। आगे बात समझ में, वो हमने हमारे फुल वीडियो में जो हमारी स्टडी मटेरियल था उसमें हमने सब पढ़ा करके रखा है। आप जा करके यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अगर आपको वो चीज पढ़नी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है हनी बी का, इंपॉर्टेंट है ये भी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका। क्या होता है, एपिस इंडिका होता है, एपिस इंडिका। कितने क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, फीमेल में होते हैं 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल में होते हैं 16 क्रोमोसोम। मियोसिस हुई तो 16 16 क्रोमोसोम्स मिल गए, और फिर इसमें होती है पार्थेनोजेनेसिस, जिससे क्या बनता है, देखिए 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं, क्वीन बी, क्वीन बी जो कि होती है क्या, फीमेल। फिर होती है ड्रोन्स जो कि होते हैं मेल। फिर होती हैं वर्कर्स बी, वर्कर्स बी ये होती हैं स्टेराइल। ये क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, स्टेराइल होती हैं। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से मेटिंग करने के बाद, जब मेटिंग हो जाती है तो मेटिंग करने के बाद जो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले एग होते हैं उनसे जो भी बच्चे निकलते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, बट एक लकी ऐसा होता है जो कि बनती है क्या, क्वीन भी बनती है। क्या बनती है, क्वीन भी बनती है। और फिर क्या हो जाता है, सॉरी मैंने एक चीज गलत बता दी, माई बैड। विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो भी बनेंगे वो होते हैं आपके मेल्स। वो क्या होते हैं, मेल्स होते हैं। विथ फर्टिलाइजेशन से या तो एक फीमेल बनती है और बाकी सारे कैसे बनेंगी, कोई मतलब फीमेल्स तो सारी होंगी लेकिन एक क्वीन होगी और बाकी सारी कैसी होंगी, वर्कर्स होंगी। हनी बी में क्या होंगी, वर्कर्स होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये चैप्टर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी से, तो अब बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहले मैं जो डिसऑर्डर, फर्स्ट डिसऑर्डर लेकर के आया हूं, दैट इज योर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को बोला जाता है, ये देखिए कौन कौन सी डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया। हम यहाँ पे दो डिस्कस करेंगे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया जो है इसको बोला जाता है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। ठीक है, और ये कैसी होती है, इसको ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। मतलब हीमोफीलिया में ये चीज होगी कि आपका ब्लड क्लॉट कर पाने की क्षमता नहीं होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। फिर इसको बोला जाता है क्वीन विक्टोरिया डिसीज, क्योंकि उनकी फैमिली में ये चीज देखने को मिली थी, उनकी फैमिली पेडिग्री में ये चीज देखने को मिली थी। ठीक है, जरा इसके कुछ वो भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। देखिए, अगर एक हीमोफिलिक मेल है, किसमें होती है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम में, एक्स लिंक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, और एक कह सकते हैं हीमोफिलिक फीमेल है, अगर इनका क्रॉस होता है, ठीक है, अगर इनका क्रॉस होता है तो हमको देखने को मिलेगा क्या, आइए देखते हैं क्या देखने को मिलेगा।
तो हमको देखने को मिलेगा, चलो लगा, हमको देखने को मिलेगा कि जितनी डॉटर होंगी वो हीमोफिलिक होंगे और जितने भी सन होंगे वो भी कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर यहीं पे बात आ जाए इसकी, ठीक है, क्या बात आ जाए, इसकी बात आ जाए कि ये, कि अगर दो दो उस पे नहीं लगा है तो मतलब ये कैरियर है। ठीक, इसमें जीन्स है लेकिन इसको हीमोफिलिया नहीं है। ठीक है, मेल हीमोफिलिक है, तो क्या चीज हो जाएगी, एक्स एच, एक्स एच मतलब एक डॉटर होगी वो कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी, दो डॉटर होंगी वो हीमोफिलिक होंगी। हम्म, क्या हम सही कर रहे हैं? देख लीजिए, एक्स एच, एक्स एच, एक्स एच, एक्स एच, एक्स, फिर से बना लेते हैं एक बार। फीमेल कैरियर है और मेल कैसा है, हीमोफिलिक है। ठीक है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होते, कैरियर हमेशा क्या होती है, फीमेल होती हैं। तो डॉटर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, हीमोफिलिक। सन जो बनेगा वो हीमोफिलिक होगा, एक डॉटर कैरियर होगी और एक सन जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ये था हीमोफिलिया के बारे में। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है हमारा जिसमें इंसान जो होगा वो कैपेबल नहीं होगा किसमें डिफरेंशिएट कर पाने के लिए, रेड ग्रीन में। ठीक है, रेड और ग्रीन में। इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फीमेल कैरियर है, ठीक है, फीमेल क्या है, कैरियर है, और मेल कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, तो एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई और एक्स एक्स और एक्स वाई, यानी कि एक डॉटर कैरियर निकल आई, एक सन कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड निकल आया। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटीज हैं जो ऑटोजोम वाले क्रोमोसोम्स में होंगी। ये होता है डाउन सिंड्रोम। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी सितारे जमीन पर, उसमें जितने भी एबनॉर्मल बच्चे दिखाए गए हैं उनको क्या है, डाउन सिंड्रोम है। सर बड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग, दिमाग उनका बिल्कुल, बुद्धि से वो बिल्कुल बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता, बस उनका विकास देर से होता है। क्या होता है, उनका जो बुद्धि का विकास है, बौद्धिक विकास क्या सा होता है, देर से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज है जिसमें कंडीशन क्या आ जाती है, ट्रिपलो 21, यानी कि 21 क्रोमोसोम रहेंगे, क्या रहेंगे, 21 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ट्रिप्लो 21। दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड 21। दस देर आर 47 क्रोमोसोम। ठीक, ट्रायोसोमिक कंडीशन आ जाती है जिसमें 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल फर्स्टली डिस्क्राइब्ड इन लैंगडॉन डाउन इन 1866। उसी के नाम पर इसको क्या पड़ गया इसका नाम, डाउन सिंड्रोम पड़ गया। क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम पड़ गया। प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, लोअर लिप कितने बड़े हैं, फ्लैटेंड नोजल ब्रिज, नोजल ब्रिज मतलब ये नाक के जो छेद हैं वो कैसे हैं, फ्लैटेंड हैं। हैबिचुअल ओपन माउथ, मुंह हमेशा उनका ऐसे खुला ही रहता है करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें। मेंटली रिटार्ड, मेंटली बहुत ज्यादा थके थके से लगते हैं। फ्लॉपी बॉडी, काफी वेटेड होंगे। फिर बढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज की तरफ। इसमें हम दो पढ़ते हैं, क्लिफर्स और टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ते हैं, क्लिफर्स और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जैसे सुपर मेल्स का, किसका आता है, सुपर मेल्स का। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइसोमी। कौन सी कंडीशन आ गई, एक्स एक्स वाई। कौन सी कंडीशन आ गई, एक्स एक्स वाई। इसमें ये चीज आएगी, ब्रेस्ट लार्ज हो जाते हैं मेल्स में, किसमें, मेल्स में ब्रेस्ट लार्ज हो जाते हैं। एंड स्पर्म काउंट वेरी लो हो जाता है, देयरफॉर दे आर स्टेराइल। कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक, आर्म्स नॉर्मल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर टर्नर सिंड्रोम की बात करें, कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोसोमी, एक्सओ टाइप एंड द इंडिविजुअल प्रोसेस। इसमें कैसे होते हैं, 45 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रेस्ट, चेस्ट, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट बिलो एंड एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब ज्यादा बौद्धिक विकास इनका भी नहीं हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
A child has blood group O. If the father has blood group A and the mother has blood group B, work out the genotypes of the parents and the possible genotypes of the other offspring. ठीक है, मतलब O दिया है, यानी कि यहाँ पर IA, IB, IA, IO वाली कंडीशन भी होगी। कैसे होगी, चलो देख लेते हैं। O दिया है तो यानी कि कैसा बना होगा, ऐसा। ठीक है, सबसे पहले फादर का लिख लेते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि प्योर नहीं होगा, जीन्स होंगे। मदर का कैसा है, मदर का बी है। चलो आओ, क्या बन गया, आई ए आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। इधर भी क्या बन गया, आई ए आई बी बन गया। इधर आओ, क्या बन गया, अरे यार गलत कर दिया पूरा, रुकना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर से। आई बी, आई ओ, आई ए, आई ओ, ठीक है। यहाँ बन गया आई ए आई बी, यहाँ क्या बन गया, आई ए आई ओ, यहाँ बन गया आई बी आई ओ, और यहाँ क्या बन गया, आई ओ आई ओ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था पॉसिबल जीनोटाइप्स बताने थे, पॉसिबल जीनोटाइप्स हमने इसके बता दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। बाकी सारे बच्चों के भी ऐसे ही होंगे। फिर एक मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस अभी हमने पढ़ा था, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। यानी कि एबीओ का हो गया हमारा ये वाला, ए लिख लेते हैं इधर। ठीक है, फिर फ्लावर कलर इन स्नेप ड्रैगन, अभी हमने स्नेप ड्रैगन देखो किधर देखा था, आ जाओ इधर। तुम्हारा ये स्नेप ड्रैगन वाला एग्जाम्पल देखो कहाँ किया हमने, किसमें किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कर रखा है। किसमें कर रखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कर रखा है। ठीक है, तो फ्लावर कलर इन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्नेप ड्रैगन। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, और फिनेल कैटोयूरिया मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। यानी ये हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने एक चैप्टर और कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारा नेक्स्ट जो है डीएनए वगैरह कैसे रेप्लिकेट करेंगे, फिर डीएनए जो होगा वो कैसे आरएनए बनाएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर यूनिट जेनेटिक्स। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। So do not forget to like, share, and subscribe the Divine Word of Education. I am your mentor, Karthikesh Shukla. Thank you so much. हो गया।